बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईद तो अच्छे से गुजरी होगी। लाहौर ये वैसे बाय द वे अभी तक ईद मना रहे हैं। आज 5वां रोज़ है क्योंकि वीकेंड भी था साथ ही, तो मौजें हो गई हैं। लेकिन ये मौजें हमारे लिए नहीं थी क्योंकि हम तो कल भी दफ्तर आए हैं, आज भी आए हैं। तो खैर आप अच्छी तरह से अपनी ईद सेलिब्रेशंस करें, मनाएं, क्योंकि मंडे से फिर सबकी रूटीन वैसे ही शुरू हो जानी है। आज वीकेंड है तो यही 1-2 दिन बाकी रह गए हैं। लाहौरियों का वैसे खासा बड़ा ज़बरदस्त लगता है मुझे, मिलना मिलाना, मेल मिलाप, दावतें शावतें, रौनक इसी तरह से बहाल रहनी चाहिए। खैर आज के प्रोग्राम की कुछ बात कर लेते हैं। कुछ आज के प्रोग्राम में बात होगी रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। हमने बड़े हैरान कुन हमारे सामने फिगर्स आए जब हम परेशान हो गए। जी शहर आपको खाली नज़र आ रहा है, रोड एक्सीडेंट फिर भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं। वजूहात इसकी क्या रही, क्या सूरत हाल थी, रेस्क्यू ने 3 दिन क्या किया, हमने आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करना है। लेकिन आगाज़ में हमने खबरें भी शामिल करनी है, सेगमेंट्स भी होंगे। आगाज़ सबसे पहले होगा आज की अच्छी बात। रहमानुर्रहीम। खूबसूरत गुफ्तगू करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक साहबा बताते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा खूबसूरत कलाम किया करते थे, यानी ऐसा कलाम कि आपकी आवाज़ में भी नगमगी होती थी, यानी ना बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती थी ना बहुत ज़्यादा आहिस्ता आवाज़ होती थी। और अगर आपने किसी को उसके ऐब से, उसकी गलती से आगाह भी करना होता था तो आप कभी भी उसको मुखातिब करके नहीं बात कहते थे। आप हमेशा ये फरमाते थे कि लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसा करते हैं, और जिसमें वो बात होती थी वो सहाबी समझ जाते थे कि ये मेरी तरफ इशारा है, और वो अपने आप को उस गलती से और उस ऐब से बचाने की कोशिश करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कलाम, आपके कलाम की खूबसूरती और आपके कलाम में जो एक मुस्बत पहलू था, आज हमें ज़रूरत है कि हम उस मुस्बत पहलू को इख्तियार करें। बिलाशुबा उस मुस्बत पहलू को उजागर करने की ज़रूरत है। ये थी आज की अच्छी बात। आज का मौसम कैसा रहेगा टुडेज़ वेदर में जानते हैं। उमर डार इस वक्त बाहर मौजूद हैं और आज का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना रहेगा, वीकेंड है, मौसम आज और कल कैसा रहेगा, उमर हमें बताएंगे। ओवर टू यू। शहर पे सूरज का राज बरकरार है और शहर का मौसम जो है वो खुश्क और शदीद गर्म है, जिसकी वजह से जो शहरियों के चेहरे हैं वो भी हमें मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में जो है हवाएँ चल रही हैं। इसके अलावा जो हवा में नमी का तनासुब है वो 34% रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां हफ्ते शहर में बारिशों का भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो है गर्मी का जो पारा है वो मज़ीद ऊपर जाने का इम्कान है। अगर बात की जाए शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 164 जो है वो शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की गई है। उमर थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। अब बढ़ते हैं जी शहर की सूरत हाल की तरफ। पहली खबर, नई हुकूमत का सारिफीन को बड़ा झटका, बिजली 2.86 रुपए फी यूनिट महंगी। पीटीआई हुकूमत सेहत कार्ड के नाम पर हाथ कर गई। सेहत कार्ड से 2017 से अब तक 12 लाख मरीजों का इलाज हुआ। शहर में 3.5 अरब की तरक्याती स्कीमों पर काम ठप, सड़कों गलियों में मटीरियल मकीन परेशान। लाहौर मास्टर प्लान में शामिल न करने पर रोडा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, एलडीए से जवाब मांग लिया। वेलकम बैक। ये थी जी आज की खबरें और इनकी तफसीलात क्या हैं डिटेल में कुछ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कैसर खोकर साहब और अली रामी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है खोकर साहब? ईद कैसी गुजरी आपकी? जी बहुत अच्छी गुजरी जी, बच्चों के साथ बड़ा हमने एंजॉय किया, रिश्तेदारों के घरों में गए जी, खाने वगैरह घर में पके हुए थे खाए जी, और बड़ा एंजॉय किया, बच्चों को सैर कराई जी, ईमान माल बच्चों को लेकर गया जी।
अच्छा पहले वाला वर्ड सुनो, A1 तो भाई ये बड़ी अच्छी बात है। और आप रोजों में इतनी मेहनत करें, रोजे रखें, दफ्तर आए, उसके बाद ईद सेलिब्रेशन तो ऐसी होनी चाहिए। आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहले दिन तो ड्यूटी की थी, दोस्त के बाद शाम को घर चले गए, गांव चला गया था। सही। लेकिन इस दफ़ा ईद पे ये शुक्र है कि लोड शेडिंग नहीं हुई। लोड शेडिंग नहीं हुई, सब लोगों ने यही शुक्र अदा किया। 3 दिन वाकई लोड शेडिंग नहीं हुई, क्योंकि बड़ी परेशानी होती है जब आपने खाने शाने बनाने हो, मेहमानों ने आना हो, तो ऑब्वियसली मुश्किल। ये सबसे बड़ा शुक्र था कि लोड शेडिंग नहीं, और रेस्ट भी की सुकून से, और बिजली रही। गर्मी भी थी, लेकिन कल जरा टेम्परेचर बिजली रहेगी आगे भी। पहली खबर की तरफ चलते हैं। बिजली अभी तो क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह आपकी बंद थी, हाँ। आपके ऑफिस बंद थे। अभी फिलहाल बेहतर है शहर में लोड शेडिंग, ये बेहतर है। अब मंडे से पता चलेगा कि मंडे से लोड शेडिंग शुरू होती है या नहीं। ये अब इम्तिहान होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि 1 मई से लोड शेडिंग खत्म होगी। ये हकीकत है कि इन दिनों में लोड शेडिंग नहीं हुई, और लोड शेडिंग की वजह यह है कि आपके इंडस्ट्री, आपके कारखाने, आपकी हर चीज़ तो बंद हो चुकी है। ईद की छुट्टियां आ चुकी थी, तो इस वजह से आपके पास जो एक शॉर्टफॉल था वो उसको आपने कंट्रोल कर लिया। अब मंडे से पता चल डिमांड एंड सप्लाई में बिल्कुल। हुकूमत अगर जो जितने भी पावर प्लांट हैं इनको ऑन कर ले, चालू कर ले, लोड शेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के IPP जो पावर प्लांट है वो उनको ऑन के चालू किया जाए, उनको चलाया जाए। इस हवाले से हुकूमत अगर एक्शन ले फौरी तौर पर, तो लोड शेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के पास बिजली मौजूद है, सिर्फ ये है कि वो पावर प्लांट को चलाने की ज़रूरत है। इनके पास डीजल नहीं है पावर प्लांट को चलाने के लिए, या सब्सिडी देने के लिए पैसे नहीं है पावर प्लांट को चलाने के लिए। तो हुकूमत को चाहिए कि जो पावर प्लांट है, जो खासतौर पर प्राइवेट पावर प्लांट है, IPPs के जो पावर प्लांट है, उनको चलाया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, खबर ये है जी जो पहले हमने डिस्कस करनी है, 2 रुपये 8-6 रुपये फी यूनिट बिजली महंगी हुई है। अब मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे, शायद आप दोनों भी डिसएग्री करें। मैं कहती हूँ महंगी हो जाए बिजली। अब हर चीज़ ही महंगी है, कम से कम आपको बिला तातुल बिजली तो मिले। वो जो पैसे आपने UPS पे खर्च करने हैं, वो जो पैसे आप सोलर पैनल, वो तो हालांकि अच्छी ऑप्शन है, लेकिन एकदम से इतने पैसे कहाँ से कोई लाए। अगर बिजली महंगी हो जाए, हम महंगे बिल अदा कर रहे हैं, उसके नतीजे में हमें बिजली कंटिन्यूटी के साथ मिल रही है, मेरे ख्याल से जान को सुकून आ जाता है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर आप हमसे चार्ज कर रहे हो तो कम से कम हमें उसकी सहूलत जो है वो 24 घंटे होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिजली अगर आपने महंगी कर भी दी है तो लेकिन इसके बदले में आपको जो आम शहरी है, अगर वो बिल अदा करता है तो उसको 24 घंटे उसके घर लाइट रहनी चाहिए। अगर वो रात को सोए तो उसका पंखा बंद ना हो, अगर वो काम कर रहा है तो उसकी लाइट। मुझे तो अब आके एहसास हो रहा है कि बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता है। बहुत आप उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं करते, इतने छोटे बिल्कुल बच्चे नहीं करते। आपका काम मुतासर होता है, आपकी नींद जो है वो उसमें खलल आता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप और भी बिजली महंगी कर सकते हैं तो कर दें, लेकिन बदले में आप सहूलत जो है वो 24 घंटे के अंदर। लेकिन मैं इससे डिसएग्री करूंगा जी कि बिजली महंगी नहीं होनी चाहिए। बिजली महंगी बहुत ज्यादा पहले ही है। अगर एक बंदे को आप एक मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपए महीना है, तो वो बिजली का बिल, गैस का बिल और वो दूध के पैसे, पैम्परों के पैसे, बच्चों की दवाइयों के, बच्चों की एजुकेशन के, बच्चों की पढ़ाइयों के, और घर का किराया का मकान, वो कहाँ से पूरा करेगा 25,000 में। इसलिए गवर्नमेंट को बिजली फौरी तौर पर महंगी नहीं बल्कि सस्ती करनी चाहिए, और जो अवेलेबिलिटी है बिजली की वो भी लाजमी करनी चाहिए। लोड शेडिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने वादा किया था नून लीग की हुकूमत में कि हम जब बरसरदार आएंगे, ना बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, ना गैस की कीमत बढ़ाएंगे, ना डॉलर की कीमत बढ़ाएंगे, ना पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, बल्कि महंगाई पर कंट्रोल करके दिखाएं जो इन्होंने वादा किया था। अब हुकूमत की ड्यूटी है कि जो इन्होंने वादा किया था वो पूरा करें, महंगाई पर कंट्रोल करें। क्योंकि साहब ये वो चीज़ है जो कि आप 3-4 रुपए एक्स्ट्रा भी दे देंगे ना, लेकिन आपको एक सहूलत मिल रही है, सहूलत मिल जाएगी, ऐसे ही है। इस पे बाकी जो अशिया खुरनोश की महंगाई है वो हकीकत बात पे उस पर तो कंट्रोल होना चाहिए। ये चलिए आप फोकस साहब वाले पॉइंट पे आ जाते हैं कि महंगी हो रही है, नहीं होनी चाहिए। ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हर महीने आपको एक नवीद सुना दी जाती है। अब खोकर साहब इस पे जवाब देना कि फ्यूल एडजस्टमेंट क्या है। हाँ, मुझे ये बताएं खोकर साहब, एकदम से क्यों नहीं महंगी कर देते? हर महीने 2 रुपए, हर महीने 3 रुपए। जी असल में डॉलर की कीमत हर महीने बढ़ती है ना, तो डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अच्छा। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर इसके बाद फिर इनको प्राइवेट सेक्टर कहता है कि तेल की कीमत बढ़ गई है, अब हमारे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बढ़ाएं, तो वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बढ़ाते हैं, और उसके बाद इनको फ्यूल के जो फ्यूल है वो एक
कंट्रोल रेट पर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जो है ना मुआवजा जो है ना फराम करता है, हुकूमत पंजाब हुकूमत पाकिस्तान फराम करती है। लिहाजा उस हवाले से फिर टैरिफ जो है ना हुकूमत को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन हुकूमत अगर तेल की कीमतों पर कंट्रोल कर ले, हुकूमत डॉलर की कीमतों पर कंट्रोल कर ले, हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल कर ले, तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और हुकूमत को वोट भी इससे मिलेगा, हुकूमत की गुडविल भी क्रिएट होगी। वरना इमरान खान को आप पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल पे और कितनी सब्सिडी दे रहे हैं आप? पहले इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, आपका पेट्रोल तो कम से कम 200 से अबव होना चाहिए। जो इस वक्त आलमी मंडी में रेट चल रहे हैं ना, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की जो समरी गई थी उसमें बहुत इजाफा, जो उन्होंने एक प्रपोजल दी, उसके अगर प्रपोजल वो अप्रूव होती है तो उसके बाद 200 अबव पेट्रोल चला जा रहा है आपका। तो गवर्नमेंट सब्सिडी तो आपको पेट्रोल के ऊपर ऑलरेडी दे रही है, ऐसे ही है। तो वो देने के बावजूद आपको फ्यूल एडजस्टमेंट क्यों ऐड कर रहे हैं? सवाल तो ये बनता है कि पहले आपका फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में कितना टैक्स आप लोग ले रहे हो? ऐसे ही है। छोटे ना 100 अगर 1000 रुपये का बिल आता है तो उसमें कम से कम 200 से 300 रुपये तक का फ्यूल एडजस्टमेंट होता है। और यही फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से किसान जो है वो चीखें मार रहा है, क्योंकि किसान को सबसे ज़्यादा फ्यूल एडजस्टमेंट की बाद में उसको वो टैक्स जो है वो दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, अब अगले माह इजाफी बिल आएंगे ना? इजाफी बिल आएंगे, बिल्कुल इस पे आएंगे, कोई शक नहीं है। अब पेट्रोल भी महंगा होगा, ये भी बात आप ज़हन में रख लें। तो ये मत भूलिएगा कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं गांव से होके आया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे डीजल नहीं लोगों को मिल रहा। अब जो पेट्रोल मालकान है वो ये कहते हैं कि भाई जो सब्सिडी है, वो जो कंपनीज हैं उनको सब्सिडीज नहीं आप दे रहे। जब उनको कैश नहीं मिलेगा तो वो ऑलरेडी इसको रोक के रख देंगे। अगर वो रोकेंगे तो फिर आपको शॉर्ट भी होगा, डीजल नहीं मिलेगा। लेकिन एट द एंड आपको पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, बिजली सार्फिन पर 29 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। मतलब कैसे लोग एडजस्ट करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही अब देखे ना कि इमरान खान साहब वो पत्ता खेल के गए इनके साथ। अब इनकी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किलात होगी। अब ये एक सैंडविच बन चुके हैं ये लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर उन्होंने सब्सिडी दी थी तो ये लोग अगर सब्सिडी खत्म करेंगे तो आवाम का रद्द-ए-अमल इनके खिलाफ होगा कि अगर उस बंदे ने जून तक, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि जून तक पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे हम लोग, अब जून तक, अगर जून से पहले ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो फिर तो आपको पता है जो पहले सपोर्टर्स पीटीआई का वो इनके खिलाफ है, नून लीग के, वो मजीद इनके खिलाफ हो जाएगा। कि अब देख लें जी कि जो इमरान खान ने जून तक सब्सिडी का ऐलान किया था, ये जून से पहले पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ा चुके हैं। अब इनको देखना ये है कि बजट से पहले अगर पेट्रोल बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा तनकीद की जद में आएगा, अगर बजट के बाद, लेकिन बजट के बाद भी इनको सब्सिडी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप बजट भी बना सकें और आप इसके ऊपर सब्सिडी भी दें। और सिर्फ पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी नहीं है, आपने सब्सिडी अशिया खुर्नोश पे भी देनी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज, बिल्कुल इस हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज है। खासतौर पर जो पेट्रोल, रामे साहब ने कहा पेट्रोल की कीमतें ये कंट्रोल में नहीं, हुकूमत में आएंगी, ये बढ़ेंगी। कितनी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी? गवर्नमेंट पहले को 60-70 अरब रुपया में रखल सब्सिडी दे रही है, इतनी दे रही है सर, इतनी दे रही है, 20 अरब से भी ज़्यादा, और मजीद जो सब्सिडी देगी। कहाँ तक गवर्नमेंट की लिमिट है सब्सिडी देने के लिए? लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसा कि एक ऑप्शन था इमरान खान की गवर्नमेंट का कि 30% सस्ता तेल जो है रूस से खरीद रहा था, तो इस तरह के ऑप्शन पर गौर करेगा, क्योंकि सस्ता बैलेंस को भी सस्ता पर हमें तेल मिलता है, जैसे रूस देने के लिए तैयार है कि 30% रैत पर कीमत पर देने के लिए तैयार है, तो हमें वो ले लेना चाहिए। सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी और तेल सस्ता भी पाकिस्तान में हो जाएगा, इसका ये फायदा होगा। अगर इंडिया रूस से ले रहा तेल पाबंदियों के बावजूद, तो हम रूस से क्यों नहीं ले सकते? यही बजट अगर जो सब्सिडी पे हम पेट्रोल की मद में दे रहे हैं, यही अपनी डेवलपमेंट साइड पे ले जाएं। यही बजट आप अपने जो मुख्तलिफ ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसको आपने कंट्रोल किया हुआ है, आप उन पे जाके खर्च करें, जो कि आवाम के ऊपर बराह रास्त खर्च हों। तो ये सब्सिडी की मद में इतना रकम, इतने फंड रोक के रखना, एलोकेट कर देना, ये फ्रीज करने वाली रिंग फेंसिंग कर दिया। अब लोग क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आए हैं, दावे ये कर रहे थे, ऐलानात ये कर रहे थे, जलसे जुलूसों में ये कहा जा रहा था महंगाई कंट्रोल होगी। तो अब बड़े मासूम से लोग सवाल पूछते हैं कितना टाइम लगेगा महंगाई कंट्रोल होने में? फिलहाल तो नहीं कोई उम्मीद नजर आ रही। रवा माली साल का जब बजट आया था ना, तो हम बजट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो आपने एक सवाल पूछा था कि अली महंगाई कंट्रोल होगी? तो उस वक्त इमरान साहब, खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि ये बात अपने जहन में रख लें कि महंगाई कभी कंट्रोल नहीं होगी। ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि आलमी मंडी में जब चीज़ें बढ़ती हैं, आपका डॉलर रेट बढ़ता है, तो उसके बाद मार्केट पे असर पड़ता है, मार्केट पे असर पड़ता है। और हमारे यहाँ फिर जो मजदूर तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है,
वो कहाँ स्टैंड करता है, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, महंगाई जो है वो तनासब से बढ़ती चली जा रही है। अब लोग क्या करें बेचारे, ऑप्शंस कोई नहीं रह जाती हैं ना कि आपने 2 वक्त की रोटी तो खानी ही खानी है। ईद का त्यौहार था, खुशियाँ तो आपने मनानी ही मनानी है, मेहमान भी आएंगे, ऑब्वियसली आपने घरों में खाने शाने भी बनाने हैं। ये 3 दिन चलें, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, किसी से भी वो कहते हैं ना कि थोड़ी बचत कर लेना, नहीं हुई होगी, बाद में लोग क्या करें। अब ऊपर से आपको ये नवीद सुना दी गई है कि अगले महीने बिल ज़्यादा आने हैं, तो फिर किसी ने परेशान ही होना है। रह गई बात महंगाई कम होगी या नहीं होगी, फिलहाल तो हालात जो हैं वो ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं कि महंगाई कम होगी। हमने अगली खबर की तरफ आना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। अली, सिलसिला फिर वहाँ से शुरू हो गया है। मैं आपकी खबर देख के हैरान हो गया हूँ कि ये हालांकि रमज़ान तक तो इन लोगों ने रोक रखा हुआ था। मियाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि हम आटा जो महंगा नहीं होने देंगे, चीनी महंगी नहीं होने देंगे, तो अब ये अब आपके सामने ही है। बिल्कुल ऐसे पहले बिजली पे डिस्कस कर रहे थे, अब ऊपर से फ्लोर मिल वालों ने आटा वही महंगा ना, कर हमने दिया। खबर वाइंड अप ही ये की थी, मैंने पूछा था महंगाई खत्म हो जाएगी, आपने कहा कि मैंने नहीं। कहा था कि कंट्रोल नहीं होएगी। बिल्कुल। अब उसके बाद देखने, ये तो अभी 10.5 रुपये है ना, अभी मजीद देखना कितने ये पैसे बढ़ाएंगे अभी, क्योंकि इनका मसला ये बनेगा, ये रुकावट पैदा करेंगे। अब इनको जो रिलीज़ इशू पॉलिसी होती है ना कि वीट की, उस पर ये ब्लैकमेल करेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि उन्होंने जो गंदम रिलीज़ करनी है फ्लोर मिल्स को, वो एक मखसूस अंदाज में करनी होती है, और ये पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब देखते हैं कि ये वाली पंजाब की जो कैबिनेट है वो वीट पॉलिसी के ऊपर क्या नई पॉलिसी लेकर आती है, उसमें अमेंडमेंट करती है कि नहीं। उसमें इनकी कुछ डिमांड्स होती हैं फ्लोर मिल्स की कि उस डिमांड को पूरा कर दिया जाए, तो फिर वो आटे की कीमत जो है वो कम कर सकते हैं। अगर उस वो अच्छा, डिमांड रीजन क्या बताई जा रही है आटे की कीमत में इजाफे की? हम शहजाद खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, फ्लोर मिल मालिकान का क्या मौक़िफ़ है। अब जी आटे की कीमत महंगी होती है, 18-20 रुपए का नान ईद के दिनों में मिलता रहा है, तो ये चीजें तो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगी। अब एक तरफ आपने 25,000 रुपये मजदूर की तनख्वाह कर दी, दूसरी तरफ आप चीज़ें भी महंगी करते जा रहे हैं, फिर इसका फ़ायदा तो थोड़ी ना होएगा, लोग तो फिर आपके खिलाफ तनकीद ही करेंगे। बिल्कुल। अब इसमें अब इनका जो एक मौक़िफ़, ये मैंने अभी इनकी प्रेस रिलीज़ में पढ़ा था, तो वो ये बता रहे थे कि गंदम की कीमत बढ़ी है। अच्छा, तो गंदम की कीमत बढ़ी है, तो अब हमें भी अपना एक्स मिल रेट जो है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, रिटेल प्राइस उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा यहाँ पे फिर वो राइट पे हैं। अब एक तरफ बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा होएगा, तो फिर इन लोगों ने कारखाने किससे चलाने हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जब उनके आप ये वाले एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, तो फिर अखराजात बढ़ाओगे, तो फिर वो एट द एंड उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो महंगी करनी बिल्कुल है। ऐसे ही है, बिल्कुल अब ऐसे ही है। पेट्रोल जब 200 रुपये जाएगा ना, किराए बढ़ेंगे बसों के, उनके किराए बढ़ जाएंगे, आम जो पब्लिक है उसके लिए सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। अब ना इसमें मसला ये है कि 10 रुपए का जो थैला है वो 110 रुपए महंगा कर दिया गया है। 110 रुपए, ना अब 2 रुपए, ना अब कोई दाल होती तो बंदा दाल ना खाए, गुजारा हो सकता है, आटे के बगैर तो गुजारा भी नहीं हो गुजारा भी मुमकिन नहीं सकता। अब आटे का बाइकाट भी नहीं किया जा सकता, रोटी का बाइकाट भी नहीं किया जा सकता। गोश्त महंगा नहीं खाएंगे, बिल्कुल, आप गोश्त महंगा दाल होगा, लोगों ने महंगी खाना है, बंद आप कर नहीं दिया, खाएंगे। लोगों ने खाना बंद कर देंगे लोग, गोश्त महंगा होगा तो। लेकिन आटे का क्या हाल है? आटे का आटा तो हर गरीब अमीर की मतलब बिल्कुल रोजाना जरूरत का है। इस्तेमाल फिर की दूसरा चीज़ है। रोटी महंगी हो गई है और नान महंगा हो जाएगा, और ये हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने जो वादा किया था कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, अब कंट्रोल करके दिखाएं। अच्छा, बुनियादी चीजें हैं अली, इनमें रिलीफ देना, इनको सस्ता करना मेरे ख्याल से फिर किसी भी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं रही। आटा चीनी आप जितना मर्जी कह लें, हर घर में ये रोजाना के इस्तेमाल, ये रोजाना के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। इस पे गवर्नमेंट ने रमज़ान के अंदर एक अच्छा पैकेज दिया था, वो बिल्कुल बहुत अच्छा पैकेज था, काबिल तारीफ था वो। लेकिन अब रमज़ान पैकेज से निकल के बाहर अब आप क्या करेंगे? अब ये चीज़ें बढ़ा दी ना उन्होंने, चीनी भी कीमतें बढ़ जाएंगी उसकी, तो इसके लिए फिर आप रिलीफ की बात करती हैं, तो पेट्रोल की तरफ भी रिलीफ चाह रहा है, इस तरफ भी रिलीफ आएगा, फिर आप सिर्फ मुल्क रिलीफ के ऊपर चलाएंगे। सही बात है। अब फिर बाकी मैं कुछ तो नहीं पहले कर ही कहती सकते हूँ, ये मुखैर हजरात की मेहरबानी है जो थोड़ा बहुत कहीं पे गलत हो रही है, बिल्कुल। अदरवाइज आप किसी से कुछ अच्छे की तवक्को नहीं कर सकते हैं। रोटी खाना भी अगर लोग छोड़ देंगे, 2 वक्त की रोटी किसी गरीब ने अपने बच्चे को खिलानी ही खिलानी है, वो डबल रोटियां, वो नान, ये चीज़ें वो नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर रोटी अफोर्ड कर सकते हैं वो भी आपने मुश्किल कर दी है। लोग जाएं तो किधर जाएं? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ हेल्थ कार्ड की हम बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको कहेंगे, और खबर अब जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो सभी लोग जानते हैं, और हम अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं इस पे कर भी चुके हैं, जिसमें हमने आपको सेहत कार्ड की हकीकत बताई है। सेहत कार्ड से 2017 से अब तक 12 लाख मरीजों का इलाज हुआ। पीटीआई हुकूमत सेहत कार्ड के नाम पर हाथ कर गई।
खोखर साहब क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये डिले हो गया। ये जाहिद चौधरी साहब ने खबर दिया कि सेहत कार्ड जो है 2017 से अब तक 12 लाख मरीजों का इलाज हुआ है, जबकि इसका आगाज 2016 में हुआ था, नून लीग की हुकूमत ने किया था। तो सेहत कार्ड मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है मुस्लिम लीग नून के दौर में 13 जिला में शुरू होने वाला सेहत कार्ड के मनसूबे ने 2020 में पंजाब भर को हेल्थ कवरेज देना थी, लेकिन अभी तक जो है सेहत कार्ड का मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और सेहत कार्ड के नाम पर लोगों से धोखा भी किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे रिलीफ भी मिला, बहुत सारे लोगों ने इलाज भी कराया। आबादी के लिहाज से आप कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला। अली इनफ है ये? मैंने तो जिस किसी से भी बात हुई है, हमारी अपनी टीम जहाँ जहाँ गई है, लोग कह रहे हैं कि सेहत कार्ड पे कोई उनका इलाज ही नहीं कर रहे। दो चीज़ें जो पीटीआई का जो प्रोग्राम था वो और चीज़ है, ये प्रोग्राम था जो मियां नवाज शरीफ ने 2016 में शुरू किया था, ये चंद इजला तक महदूद था ये प्रोग्राम, और वो वाली कवरेज इस पे नहीं थी जो पीटीआई वालों ने कवरेज दी है। सही। अब पीटीआई वाला जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, पूरे पंजाब के लिए है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि कुछ लोग इस पर तनकीद करते हैं कि इलाज मैसर नहीं है, तो इसमें हकीकत है। अब उसकी वजह ये है कि आपने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर जो आपको रेट्स देने चाहिए थे मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं, वो रेट आपने वो मुकर्रर नहीं किए। सही। आपने हार्ट का, डायलिसिस का और मुख्तलिफ ऐसी बीमारियाँ हैं जिन पर रेट्स आपने बिल्कुल ठीक मुकर्रर किए। अब डिलीवरी गायनी के जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उसके ऊपर आपने वो रेट आपने उस तरह मुकर्रर नहीं किए। तो इस पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने उसका इलाज जो है वो नहीं किया। अब हमीद लतीफ़ देख लें, डॉक्टर हॉस्पिटल देख लें, शहर के बड़े हॉस्पिटल देख लें, वो गायनी का कोई पेशेंट नहीं ले रहा, हमारे पास ये सहूलत और नहीं वो है। हार्ट की सर्जरी के ऊपर बार बार जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रेट बहुत अच्छा है। वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उनकी तरफ से रेट बहुत अच्छा मुकर्रर किया गया, उसमें उनको प्रॉफिट है। बाकी जो मरीज हैं उनके ऊपर वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा, उन्होंने जाना तो प्रॉफिट वाली साइड पे है। ये इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बाकी प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन जब 10 लाख रुपए का आपको एक पैकेज दिया उन्होंने, आपकी जेब में, पॉकेट में आपका आईडी कार्ड जो है वो 10 लाख रुपए का है, उसके ऊपर आपको हेल्थ कार्ड मिला हुआ। लेकिन कुछ इनकी गलतियां हैं कि उन्होंने रेट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके उनमें कुछ अमेंडमेंट नहीं की। लेकिन अब जो सीईओ हेल्थ हैं उनसे मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हम रेट जो है वो दोबारा अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो ये गायनी का रेट, मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज़ जो मेडिकल जिन पे बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज में असर नहीं है, वो रेट बढ़ा के, ताकि आम आदमी, हमीद लतीफ़ में कोई भी अगर पेशेंट है जो इस कार्ड पे ऑपरेट करवा सकते हैं तो वो जाके ऑपरेट करवा लें। बिल्कुल, मैं ना इस प्रोग्राम की वसासत से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि वो इस हेल्थ कार्ड का जो प्रोजेक्ट है इसको जारी रखे, इसको बंद ना करे। बंद कर दिया तो लोग, ये बहुत अच्छा मनसूबा है, लेकिन था। इसको एक्सपेंड किया जाए, इसका जहां तक लोगों तक नहीं इसके फायदे पहुंचे वहां तक इसके फायदे पहुंचाए जाए, जिन जिलों में ये नहीं पहुंचा उन जिलों में पहुंचाया जाए, और ये इसको बंद, इसके रेट जो जैसे रामे साहब ने कहा है, इसके रेट जो रिवाइज किए जाए और रेट ऐसे के रखे जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में लोगों को एडमिशन मिल सके। खास तौर पर जो गायनी का मसला है लोगों का, वो मसला हल हो सके, जो छोटे छोटे जो बीमारियां हैं उनके मसले हल हो सके। और इस हवाले से हुकूमत को ये फौरी तौर पर इसको मुकम्मल करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट पर खुसूसी तौर पर फोकस करना चाहिए, और जो टेक्निकल जो इश्यूज आ रहे हैं वो दूर करने चाहिए, उनको दूर करना चाहिए, और प्रोजेक्ट को जो है वो जारी रखना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो जाहिद चौधरी साहब की खबर जो बिल्कुल ठीक है कि ये प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून का था, इसमें कोई शक नहीं, प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून का था, और उन्होंने शुरू भी किया प्रोजेक्ट को बाकायदा। उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ की तस्वीर होती थी हेल्थ कार्ड के ऊपर। इस चीज से कोई लेना देना नहीं, प्रोजेक्ट जिसका भी है उसके समरात पहुंचने चाहिए बस। हाँ बिल्कुल, आवाम को समरात पहुंचना चाहिए, आवाम को फायदा होना चाहिए, बस वो फायदा देखते हैं, वो कि ये नहीं देखते कि नवाज शरीफ ने दिया, इमरान खान ने दिया, वो भूल जाते हैं लोग। लेकिन ये कार्ड चलना चाहिए। ये पीटीआई वालों ने एक, क्योंकि इसमें पीटीआई नहीं बल्कि पूरी ब्यूरोक्रेसी, पंजाब के ऑफिसर्स, पूरी एक टीम जो है वो उसने मेहनत की है इसके ऊपर, और इसको यूनिवर्सल तक उन्होंने महदूद बढ़ाया है। इसको पूरे पंजाब में हर आम शहरी जो है वो अपना इलाज करवा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। खोखर साहब ने भी मुतालबा कर दिया है हुकूमत से कि इसको तमाम जिला तक लेकर जाना चाहिए, ताकि गरीब के लिए अगर ये प्रोजेक्ट तक इसके समरात भी पहुंचे। इमरान खान के इल्जाम गलत करार दिए गए हैं। अलीम खान ने और टीवी पर जो है मुनाजरे का चैलेंज दे दिया है। रामे साहब क्या कहेंगे? देखें, अब ये तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात वाली बात है कि अब खान साहब अलीम साहब के ऊपर इल्ज़ामात जो लगा रहे हैं उनको देखना चाहिए कि अलीम खान साहब जब खान साहब अपने जलसे करते थे, लाहौर आते थे, तो यही अलीम खान जिसके ऊपर आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसकी सोसाइटियाँ 2 नंबर हैं, जिसके ऊपर रूडा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने वहाँ पर ज़मीन खरीदी है, क्या आपको उस वक्त नज़र नहीं आई ये चीज़ें? तब तो आपके लिए ATM मशीन थी,
बिल्कुल ऐसे ही। ATM मशीन की तरह आपने वही होता है इस्तेमाल ना, किया ना अपने ही इनको। नशेमंद पे बिजलियां गिराते हैं और ये ATM बिल्कुल, मैं की कहता हूँ तरह कल तक ये इस्तेमाल किया लोगों को। इकट्ठे दोनों इकट्ठे खाते पीते थे, इकट्ठे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इकट्ठे इन्होंने हुकूमत की, और आज जब अलीम खान ने हमजा शबाब को साथ असेंबली में छोड़ वोट दिया दिया, साथ छोड़ दिया, तो अलीम खान में खामियां निकलनी शुरू होगी और इमरान खान ने उन पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। और अलीम खान कहता है जो हुस्न सोसाइटी का इल्जाम लगाया गया वो तो 2010 से इसकी मिल्कियत है और 2010 से इसके पास है, और अब अलीम खान पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अलीम खान को तल्लक भी अब मीडिया से हो गया, मीडिया में उसका अपना एक ग्रुप है, मीडिया में बन गया। अब अलीम खान पर हाथ डालना भी हुकूमत का कोई इतना आसान काम नहीं रहा, क्योंकि जो नून लीग की गवर्नमेंट है उसके वो इत्तेहादी बन गया अलीम खान, और अलीम खान की जो ग्रुप है उसको हमजा शबाब जो है वो अहम वजारतें भी देने वाले हैं पंजाब में। अच्छा जी बिल्कुल सही। तो अब ये मुझे लगता है एक के बाद एक हकीकत जो है अब इन चपकलिश के बाद खुल के सामने आएगी। एंजॉय करें हर दिन हर नए दिन नई चीज आएगी, वो इल्जाम लगाएंगे, ये बदले में ये इल्जाम लगाएंगे। बिल्कुल। तो अवाम को सही चीजें परखने का मौका मिलेगा, उनको नई चीजें मिलेंगी कि यार वो बंदा क्या इल्जाम लगा रहा है और ये बंदा क्या इल्जाम लगा रहा है। और फिर शफाफियत के नारे, मेरिट के नारे जितने लगाए गए थे वो आपको हकीकत एक के बाद एक खुल के सामने आती जाएगी। में कुछ खोज लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपको सब कुछ आपके पास पहुंचेगा। टाइम आपको खुद ही सब चीजें जो है वो बताता रहेगा। मुझे इस टाइम ब्रेक का कहा जा रहा है, हमने फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जो नए औकातकार के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वैसे हमारे पास खबर भी ये थी कि हफ्ते की छुट्टी बहाल करने की बजाय दफ्तरी औकातकार कम कर दिए गए हैं। 8 से 3 बजे तक काम करना होगा। इस पर खोखर साहब गौर किया जाएगा। अभी जो बाकी सरकारी दफातर है, बिल्कुल इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हफ्ते की छुट्टी जो है वो खत्म कर दी गई है। हफ्ते वाले दिन दफ्तर जो है लगेंगे और दफ्तरी औकात जो है 8 से 3 बजे होगा और जुमे वाले दिन 8 से 1 बजे तक दफ्तरी औकात होगा। ये वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसके बाद अभी तक पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। पंजाब हुकूमत भी क्योंकि वफाकी हुकूमत को फॉलो करती है दफ्तरी औकातकार के हवाले से, छुट्टियों के हवाले से, कभी ठोस मकान आता है कि पंजाब में हफ्ते की छुट्टी जो है वो खत्म कर दी जाएगी और जल्दी पंजाब हुकूमत भी नोटिफिकेशन जारी कर देगी। चलें जी, आपको तो हफ्ते की छुट्टी नहीं होने वाली, सरकारी मुलाजिमीन को होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अली आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने लेनी है ब्रेक, हेडलाइंस आप जानिएगा, उसके बाद हम शो में वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ट्रैफिक हादसा की सूरत में रोड एक्सीडेंट, और इस पे हमने बात करनी है। लेकिन इसके साथ साथ किसी भी किस्म की कुदरती आफत हो या फिर फायर इंसिडेंट हो या फिर कुछ ऐसी नागहानी आफत जिससे आप लोग परेशान होकर रह जाएं, रेस्क्यू 1112 की खिदमात हमेशा से पेश रही हैं, जिनसे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। रेस्क्यू 1112 जदीद तकाजों के मुताबिक किस तरह से अपनी आवाम को सहूलियात फराहम कर रही है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आगाज होगा, क्योंकि कहा जाता है ट्रैफिक हादसा, रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इस वजह से रूनुमा हो रहे हैं। लेकिन ये 3 दिन जो ईद के थे, हमने देखा कि ट्रैफिक शहर में ना होने के बराबर थी, क्योंकि तमाम लोग अपने अपने आबाई शहरों को चले जाते हैं। दफातर बंद रहे, तमाम सरकारी दफातर, प्राइवेट दफातर बंद थे, मार्केट्स बंद थी। बावजूद इसके हमने देखा कि हादसा रिपोर्ट हुए। कितने हादसा आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। 1 व्हीलर्स बहुत बड़ी वजूहात हैं इन हादसा की। क्या नुकसान होता है, हेलमेट की जिन लोगों ने पाबंदी नहीं की उनका क्या नुकसान हुआ, वो लोग जिन्होंने ओवर स्पीड की, एक्चुअली ये रीजन है हादसा की जिनको हम मानते नहीं हैं। हम नहीं कहते कि जी हमने गाड़ी तेज चलाई, हम दूसरे को हमेशा से टारगेट करते हैं। अभी एक हमारे पास स्टिकर्स भी चल रहे थे कि खातून ने गाड़ी तेज चलाई और हादसा रूनुमा हो गया, रेस्क्यू ने ऑपरेशन किया, कुछ उसकी तरफ भी आएंगे। फिर फायर इंसिडेंट हुआ शाहपुर कांजरा में, ईद पर रेस्क्यू ने उस पर भी रिस्पॉन्ड किया। तो ये तमाम कार्रवाइयां ईद के 3 दिन जो रेस्क्यू की रही, इस पर हम बात करेंगे। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, सबको आपको तो ईद मुबारक भी नहीं कह सकते, आप तो ईद पे भी ड्यूटी पर ही मौजूद रहे। कैसा लगता है? अगर रेस्क्यूअर्स भी सो जाएं तो फिर लोगों को कौन रेस्क्यू करेगा? मैं ये भी सोचता हूँ कि जब रेस्क्यू नहीं होता होगा तो उस वक्त लोगों के साथ क्या हाल होता होगा। बिल्कुल। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये एक निज़ाम पंजाब में मौजूद है, अभी खैबर पख्तूनख्वा में बना है, गिलगित बल्तिस्तान में बना है, बलूचिस्तान में कुछ एफर्ट चल रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों पे फौरी पहुंचना और इमदादी कार्रवाइयों। आप सोचिए कि
सिर्फ ईद पे अगर हम देखें तो ईद के 5 दिनों पे तकरीबन हमने 22,000 लोगों को इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया है। 22,000, जिसमें से अगर मैं देखूं तो सिर्फ लाहौर शहर में 1300 ट्रैफिक हादसा हुए। अच्छा जी, अब ये स्पेसिफिकली शहर लाहौर की बात की गई है कि 1300 ट्रैफिक हादसा हुए हैं। नॉर्मली होता क्या है, अब हम तो अपने घरों में बैठे हैं, हमें तो लगता है आज सड़कों पर रश नहीं है तो कोई हादसा ही नहीं हुआ होगा, तो आप अंदाजा करें 1300 हादसा। ये भी अब बड़ी जरूरी है। देखिए, हम जहाँ पे समझते हैं अगर 22,000 इमरजेंसीज हुई उसमें से 7,000 इमरजेंसीज जो है वो ट्रैफिक हादसा की, और 1300 अगर लाहौर शहर में हो रही है। मोटरसाइकिल वाला क्या होता है, या खाली सड़क देख के लोग स्पीडिंग शुरू कर देते हैं कि जी गाड़ी वाला है वो और तेज, चलो जी आज तो खाली सड़क है तो बस। या हम जश्न जो ईद मनाना है वो हमने कहा कि जी मोटरसाइकिल पे हम स्पीडिंग करेंगे, या हम गैंग्स मिलके दोस्त आपस में कंपटीशन करेंगे, और उसकी वजह से फिर ये हादसा होते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए हादसा प्रिवेंट करने का तरीका क्या है। उसके लिए दुनिया में अब उन्होंने कहा कि ये हादसा नहीं है, ये एक रोड ट्रैफिक क्रैश है, इट्स नॉट अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, क्योंकि ये या ड्राइवर की गफलत से होता है। सर अगर ड्राइवर सही तरह चलाएगा नहीं, प्रॉपर उसका लाइसेंस उसने लिया हुआ है, प्रॉपर तरीका सीखा हुआ है, सही तरह वो ड्राइविंग करता है, महफूज रहेगा। दूसरा, अगर गाड़ी में कोई खराबी है, तीसरी अगर सड़क में कोई खराबी है, तो चौथा अगर कोई गलत और सड़क इस्तेमाल कर रहा है, बगैर देखे कोई सड़क क्रॉस करना शुरू कर देता है, कोई जानवर आ जाता है, ये बाकी 3 वजूहात तो बहुत बेहतर है। मैं समझता हूँ आज अगर हम पाकिस्तान की सड़कें देखें, खुसूसी तौर पे लाहौर शहर की सड़कें देखें, तो बहुत अच्छी, बहुत चौड़ी, बहुत बड़ी अच्छी सड़कों का एक सिस्टम बन गया। तो अब सबसे बड़ी जो फॉल्ट आ रही है वो हमारा है ड्राइवर बिहेवियर के अंदर। ठीक है, और उस बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है। वो सिर्फ एक उसकी नहीं अक्कासी करता, वो पूरी कौम की भी अक्कासी करता है। अच्छा, कि अगर आप किसी निजाम को देखना हो तो अगर आप लाहौर किसी एयरपोर्ट से बाहर निकले, उसका ट्रैफिक का निजाम देखें, बहुत सारी चीजें। अच्छा, मुझे ये पता चला कि ईद के 3 दिन सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कह दिया गया था कि जी ईद है तो इस सिलसिले में चालान नहीं किए जाने। तो आप समझते हैं ये भी एक रीजन बनती है कि एक्सीडेंट्स और हादसा जो हैं वो ज्यादा हों? देखिए, आई थिंक जो लोग केयरलेस हो जाते हैं ना कि अब हम अगर बनवे की खिलाफ वर्जी भी कर लेंगे, ओवर स्पीड भी कर लेंगे, तो आज तो चालान नहीं होने वाला है। देखिए, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि आपको एक स्पेसिफिक दिन दे दिया जाए कि जी आपको आज लाकानूनियत की इजाजत है। ये तो हो नहीं सकता ना कभी भी। सो इसलिए ऑब्वियसली बहुत इफेक्टिवली, जिस तरह पुलिस एकदम रश में लोग निकल रहे थे, दूसरी चीजें ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिवली सिस्टम को उस दिन मैनेज किया। लेकिन हम कभी भी टाइम पे एक ये डिटरेंस होती है। आज अगर सेफ सिटी ने कैमरे लगाए हुए हैं, आज उसकी मदद से वो देख रहे हैं, तो बेसिकली इफेक्ट यही होता है कि आप उनके ऊपर नजर रखें और उनको पता हो कि हमें कोई देख रहा है, ताकि वो किसी वक्त भी उसका दिल ये ना चाहे कि मैं जो है ऐसी बैड ड्राइविंग करूं कि खुदा ना खास्ता, जिसकी वजह से मैं लोगों से भी हम अपील करते हैं रेस्क्यू से की तरफ से कि डेली बेसिस पे हम 1000 ट्रैफिक हादसा मैनेज करते हैं। ये ईद की छुट्टियों पर जिसको हम कहते हैं कि जी ये छुट्टियां थी, 7000 इसमें भी ट्रैफिक हादसा हो गए। तो आप जो है सोचे लाहौर शहर में सिर्फ 1300 एक्सीडेंट हो रहे हैं, जहाँ पे लोग अभी बाहर चले गए थे शुरू से। बिल्कुल पूरा शहर खाली पड़ा। इसलिए अगर आप ये वाली हालात, हर कोई सोचता है मेरे साथ नहीं होगा, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मोटरसाइकिल वाला जो बिल्कुल ओपन बैठा है, वो जब गाड़ियों के दरमियान में जा रहा है, तेज जा रहा है, सिर्फ उसने किसी चीज से थोड़ा सा टच होना है और उसकी मोटरसाइकिल जब स्लिप करेगी तो आप सोचिए उसके साथ क्या होगा। अगर खुदा ना खास्ता उसका सर किसी के साथ लग गया या गाड़ी के नीचे आ गया, क्या बनेगा। लोग को से मेरी खसूसी तौर पे अपील होगी, अभी भी हमारे आखिरी 2 दिन, अभी जिस तरह से आज सैटरडे भी है, उसके बाद कल का दिन भी है, अभी वीकेंड है, कल भी लोग सफर करके बहुत सारे वापस आ रहे होंगे। मेरी लोगों से ये अपील होगी कि सब अपने उनसे कहें कि बाहिफाजत आए, कुछ जल्दबाजी, कोई और चीजें ना करें, थोड़ा जल्दी निकल आए, बजाय कि खुदा ना खास्ता। और जब अपने काम पे भी जा रहे हो, बाद में भी लोगों से हम ये बार बार अपील करते हैं, देखिए थोड़ा पहले निकल जाए, स्पीड को अपनी कम रखें। और ये मैं मोटरसाइकिल वालों से बार बार अपील करूंगा, साइड लेन में रहे, साइड लेन में रहे, गाड़ियों के दरमियान मत चले। थोड़ी सी गाड़ी ने इधर उधर हुई, आपके साथ लगी और आप किसी गाड़ी के ऊपर या नीचे गिरे, तो आप सोचिए क्या होगा आपके साथ। तो ये मैं फैमिली से भी उनकी अपील करूंगा कि प्लीज अपने, अगर आपको अपने वालिद साहब, अपने भाई, अपने बेटा, जो भी आपका मोटरसाइकिल चला रहा है, वो आपको अगर अजीज है, तो उनसे ये वादा लें कि आप साइड लेन में जाएंगे, 30-40 से ऊपर की स्पीड नहीं रखेंगे, उनको जल्दी रवाना कर दें ताकि बाहिफाजत पहुंच जाए। जामिन है ये चीज कि आप ओवर स्पीड ना करें। अभी एक खातून ने ओवर स्पीड की और हादसा पेश आ गया, अभी अभी हमने ये खबर चलाई अपने चैनल पर। खैर, हादसा की सूरत में 1300 आपने कहा कि शहर में हादसा हुए हैं, ये सिर्फ लाहौर शहर में हुए, 7,000 लाहौर में। मुझे ये बताइएगा किस नौयत के थे, और रेस्क्यू जब रिस्पॉन्ड करती है तो इब्तदाई तिबी इमदाद की क्या तमाम चीजें हम जो रेस्क्यू की गाड़ियां देखते हैं उसमें मौजूद होती है फर्स्ट एड की?
80% जो है इसमें से वो मोटरसाइकिल से रिलेटेड है। तो अंदाजा करें आपके मोटरसाइकिल सवार जो है उनकी यानी जो जख्मी होते हैं ना, अगर फर्ज करें गाड़ी का और मोटरसाइकिल का इंसिडेंट हुआ तो गाड़ी का तो थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन मोटरसाइकिल वाले का शायद फ्रैक्चर हो जाए और सारी उम्र के लिए माजूर हो जाए। बिल्कुल सही कहा। अब इन्हीं 1300 में से अब देखिए, अगर 1500 या 1600 के करीब लोग जख्मी हुए, उनमें से अगर 800-900 बंदा भी माजूरी की तरफ चला जाता है। अब सोचिए कितना बड़ा ये नंबर है, सिर्फ लाहौर शहर में अगर ये नंबर है। और अगर वैसे हम देख रहे हैं तकरीबन कोई 7800 के करीब लोग पूरे जख्मी हुए, जिसमें से कितने लोग माजूर हो जाएंगे। डेथ्स तो तकरीबन 58 या 60 के करीब हुई, लेकिन उनमें से कितने लोग माजूर होंगे, कितना बड़ा नंबर है ये। तो इसके लिए जरूरी यही है कि आप पूरी एहतियात करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल आपने सही कहा, एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है। मुझे आयशा ब्रेक का कह रही है, ब्रेक लेनी है हमने, और फिर इसके बाद हमने बात करनी है जी जो फर्स्ट एड दी जाती है उसका क्या तरीकेकार होता है। तमाम लोग एक्सपीरियंस मौजूद हैं फर्स्ट एड के लिए, और फिर जो बाइक सर्विस है वो कितनी मौसर है उस पर भी हम बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे, और हम बात कर रहे थे जी ईद के तीनों दिन जो हादसात की रेशो रही और इस पर रेस्क्यू की कार्रवाइयों के हवाले से हमने जिक्र किया। रीजंस आपको क्या समझ लगती हैं? जो हमने देखा कि ट्रैफिक नहीं भी थी, तो एक्चुअली रीजन क्या है इसकी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस तरह हमने कहा 4 वजूहात में से सबसे जो इम्पोर्टेंट वजह है वो ड्राइवर का अपना बिहेवियर है। वो गाड़ी किस तरह चला रहा है। ठीक है। अब वो अगर खतरनाक तरीके से चलाता है तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप ओवर स्पीड कर रहे हैं, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आप लेन फॉलो नहीं कर रहे हैं। और खुसूसी तौर पे जो मोटरसाइकिल वाला है वो तो बिल्कुल हवा में बैठा है, जितना तेज जा रहा है सिर्फ एक सड़क में पत्थर आ रहा है, बिल्कुल, और उसके साथ क्या होगा वो आप अंदाजा कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए तो खुसूसी तौर पे मोटरसाइकिल वालों के लिए मेरी अपील है। आज आप देखिए, जब से हमने मोटर बाइक सर्विस भी शुरू किया, मोटर बाइक सर्विस लाहौर शहर से हमने शुरू की, आज उसने 10 लाख इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया है। तकरीबन एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हमारा 4 मिनट है। ये बहुत जबरदस्त आइडिया। अभी मैं ब्रेक में डॉक्टर साहब को कह ही रही थी कि जब मैं सुबह ऑफिस आ रही होती हूँ, मैं कहीं ना कहीं लाजमी ऐसा कोई इंसिडेंट नजर आता है कि कोई हादसा हुआ है और रेस्क्यू की मोटर बाइक सर्विस वहां पे मौजूद है और रेस्क्यू कर रही है लोग, जो कि इंटरनेशनली भी अचीवमेंट है। 4 मिनट 10 लाख इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड करना, शहरों के अंदर ये रिस्पॉन्स टाइम देना इंटरनेशनली भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब तक हमने 1 करोड़ लोगों को रेस्क्यू किया है और अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम तकरीबन 7 से 10 मिनट के दरमियान मेंटेन किया है, जो कि एक बहुत बड़ी साउथ जनूबी एशिया के लिए एक मॉडल है। और ये सारा लाहौर शहर से शुरू हुआ, तारीखी शहर से। लेकिन मैं यही समझता हूँ आज हमारी जो असल जो जरूर कोशिश है कि अगर 1000 ट्रैफिक हादसा डेली बेसिस पे हो रहे हैं तो इन पे प्रिवेंशन पे फोकस करें। दुनिया में नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ा, सारा कुछ बढ़ा, लेकिन उन्होंने साथ साथ प्रिवेंशन और उस पे फोकस मेन रखा कि जो भी ड्राइवर जिसको हमें इजाजत दे के ले लो, चाहे आप मोटरसाइकिल चलानी है, गाड़ी चलानी है, ये जिम्मेदारी के साथ चलानी है। आप ये नहीं कर सकते। होने चाहिए ना कि ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस जारी करना चाहिए, ताकि आप रोड पे आ रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी की भी है जामिन जो है उसको यकीनी बना सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, नॉर्मली आपको कितनी कॉल्स मौसूल हो जाती हैं 1112 पे? जी, हमारी पहले तो बहुत ज्यादा कॉल्स, इस तरह 80,000 के करीब कॉल्स आती थी, और लोग जिस तरह बिला वजह सुबह के वक्त खवातीन कॉल करती थी कुछ और। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा बल्कि कि ये एक एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। तो अगर आपने बामकसद सुबह आप फारिग है ना, तो आप एक सबसे बड़ा काम कर सकती हैं। और ये मैं आज सबसे अपील भी करता हूँ कि सुबह जब आप फारिग हैं, आपने काम कर लिया घर का, तो आप फोन पे ही जाहिर बातें होगी, तो फोन का भी बामकसद इस्तेमाल करें। हमारी रेस्क्यू 1112 की सबके लिए खवातीन जी दिन के वक्त क्योंकि फारिग होती है वो खवातीन कॉल करती है, तो मेरी इसलिए आज खुसूसी तौर पे खवातीन से अपील है कि जब आप फारिग है, अपने घर का काम कर लिया है, तो अपना फोन ले, उस पर बिला वजह कोई और चीजें ना फेंके, कोई नए वो चीजें ना करे, या कोई ऐसी बगैर वेरीफाई किए हुए खबरें और ऐसी चीजें ना फैलाएं। बल्कि हमारी रेस्क्यू कैडेट कोर की एप्लीकेशन है और वहां पे जान बचाने वाली स्किल्स, खुदा ना खास्ता आपके बच्चे के गले में कुछ फंस जाए, कुछ और आपके किसी शौहर को या किसी को कल को कार्डियक अटैक हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो उसमें बेसिक टेक्निक्स दी गई हैं, उस पर जाएं, रजिस्टर हो, और बहुत आसान चीजें हैं जो कि आप उस पर सीख सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो लाइफ से ऑफर की जाती है लोगों जी बिल्कुल, को कि आप आके कुछ ऐसी पहले ज्वाइन कर सकते आप वो जो गलत कॉल करने की बजाय जब आपने ये काम सीख लिया तो हम फिर दूसरे मरहले पे आएंगे। वहां पे आप हमारे स्टेशन पे करीबी जाके वहां पे हैंड्स ऑन फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ये आपने एक जिंदगी बचाने के लिए एक पूरा बामकसद और एक जिम्मेदार शहरी बन गए। तो मैं समझता हूँ ये हम जो बिला वजह सुबह के वक्त मैं करते हैं। जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इमरजेंसी का जहां पर वर्ड है ना, खुदा ना खास्ता जब आप पे कोई ऐसा वक्त आता है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या कर्ब और क्या अजियत होती है। तो ये इमरजेंसी सर्विस है, इसको प्लीज मजाक के लिए इस्तेमाल ना करें, अपने फ्री टाइम के लिए इस्तेमाल ना करें इसको, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए। क्योंकि हो सकता है आपके मजाक में, आपकी फेक कॉल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी की सूरत में जरूरत है, वो कॉल कर रहे हो तो नंबर बिजी जा रहा हो। रोड एक्सीडेंट के अलावा अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, पानी में डूबने के वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये खुसूसी तौर पे आजकल और ईद के दिनों में चूंकि इस किस्म के कोई तकरीबन 30 के करीब इंसिडेंट्स हैं जो हमें डील करने पड़े, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो नहर के अंदर या दरिया में कोई चले जाते हैं, स्विमिंग उनको आती नहीं है। और खास तौर पे एक और जो नया ट्रेंड है वो सेल्फी लेने का। हाँ। और सेल्फी भी ऐसे लेने का जैसे बिल्कुल साइड पे खड़े होके जैसे पता नहीं क्या हीरो बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जिस वक्त गिरते हैं, अच्छा फिर एक बंदा गिरता है, दूसरे को भी तैराकी नहीं आती, वो उसके पीछे छलांग लगा देता है। तो पहले एक डूबा है फिर दूसरा भी। अब इस किस्म के जो वाकयात हैं वो देखिए 30 के करीब हमें जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर वाकयात हुए, हमें उसके अंदर तकरीबन 2-3 दिन ऑपरेशन करना पड़ता है। मैंने लोगों को टिकटॉक्स बनाते देखा है कि नहर के किनारे पे खड़े होकर, ट्रेन की पटरी पे खड़े होकर आप टिकटॉक्स बना रहे, इसमें आपकी जान चली जाती है। खुदारा ये रिस्क आप मत लें, आप अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। तो कितने वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए और किस तरह से? तकरीबन 30 के करीब हमें ड्राउनिंग के डिफरेंट इंसिडेंट्स को मैनेज करना पड़ा। ठीक है। और वो डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंज होता है। वहाँ पे पूरी टीम 2-3 दिन 4 दिन तक डिप्लॉय रखनी पड़ती है। हमारे डाइवर्स जाते हैं, हमारी किश्तियाँ जाती हैं, हमारा स्टाफ, और वो भी एक रिस्क ही, ऑब्वियसली उनके लिए भी एक रिस्क है। और वो सारा दिन फैमिलीज अपसेट, पूरा खानदान, सोचिए उनके साथ क्या गुजर रही होती है। तो मेरी लोगों से अपील होगी, देखिए पानी भी अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, अगर आती भी है स्विमिंग, तब भी आप बगैर देखे ऊपर से छलांग नहीं लगाते, नीचे हो सकता है पत्थर हो, तो आप सेफली स्विमिंग करें पानी के साथ। इस तरीके से ना सड़क पे मजाक करते, ना पानी के साथ मजाक करते। तो इसलिए अगर ऐसी कोई इमरजेंसी पे खास तौर पे एहतियात रखें। तीसरी चीज जो देखने पे खास तौर पे ईद पे आई और उस पे, और अब भी वीकेंड है, जब लोग बंद करके चले जाते हैं, जब आप बंद करके जाएं, कोई भी आपकी फैक्ट्री है, कुछ और है, तो बाहर मेन इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करके, क्योंकि शाहपुर कांजरा में यही हुआ कि शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। वो लग गई, या सिलेंडर है तो उसको अनसेफली लोग एहतियात नहीं करते, वहीं पे बैठे हैं, साथ गैस पड़ी है, सिलेंडर पड़ा है, सिगरेट भी आप पी रहे हैं, या आपके पास आजकल जिस तरह सूख जाएंगी चीजें और ड्राई होगा, वहां पे आपकी सारी चीजें पड़ी हुई है या कुछ भी, और फीड पड़ी हुई है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि, तो वहां पे आपने जिस वक्त करते हुए सिगरेट पी और सिगरेट को बगैर बुझाए आपने ऐसे फेंक दिया। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि किस तरीके से एक छोटी सा इंसिडेंट जो है वो कितनी बड़ी एक नुकसान का बायस बन जाता है। आपकी छोटी सी लापरवाही होती है और एक दुकान में आग लगती है, पूरा प्लाजा उसकी लपेट में आ जाता है। अल्लाह ताला सबको इन हादसात से महफूज रखे, दुआ हमारी यही है। लेकिन एहतियात हमने करनी है। अगर हम रोड पे हैं तो ओवर स्पीड हमने नहीं करना, दूसरों का रखना है, ओवरटेक हमने नहीं करना, हेलमेट का इस्तेमाल, ये कुछ चीजें हैं जो कि सेट पैटर्न है, आपको फॉलो करने हैं अपनी जिंदगी के लिए। डॉक्टर साहब मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज मेरी सबसे अपील होगी जी, आज रेस्क्यू 1122 दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफान, जंजला हो चाहे, आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद है। सही। आपने सिर्फ हमें बर वक्त कॉल करनी है ताकि हम आपकी बर वक्त मदद को पहुंच सके। लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा, उन माओं से, उन बीवियों से, उन बेटियों से, कि अगर आपको आपके बाप, आपके खावंद, आपके जो भी भाई हैं, अजीज हैं, उनसे ये वादा लें कि वो साइड लेन में चलेंगे, आहिस्ता स्पीड में चलेंगे, ताकि वो बाहिफाजत दफ्तर पहुंच सके, बाहिफाजत घर आ सके। दूसरी चीज, जो लोग भी फैक्ट्री या कुछ और है जिस वक्त वो जा रहे हैं वीकेंड के ऊपर, तो मेन को ऑफ करके जाएं ताकि कोई शॉर्ट सर्किटिंग, ये बैटरीज पड़ी होती हैं, ये इस किस्म की चीजें होती हैं, यूपीएस होते हैं, तो वो भी उनको भी ऑफ करके जाएं। पीछे बेध्यानी में या पीछे गई और एकदम इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कहीं से कोई होगी इलेक्ट्रिकल फायर होगी, तो वो बिल्डिंग है या कुछ और, किसी में भी नुकसान होगा। तीसरी चीज़ मेरी बिल्डिंग वालों से खास तौर पे अपील है, और उसके ऊपर हमने बल्कि नए बारे बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स भी आए हैं फायर सेफ्टी से रिलेटेड, वहाँ पे उनको यकीनी बनाएं ताकि ये हम आगे बनानी है बिल्डिंग। कोई भी अफोर्ड नहीं करता है कि ये सारा हम सरसब्ज़ो शादाब इलाका हम चेंज करें। जो ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें सिर्फ हिफाजती इकदाम रखें ताकि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो महफूज रहें, तो हमारी साथ दे ताकि हम मिलकर एक महफूज माशरा कायम कर सकें और अपना एक बिहेवियर को चेंज कर सकें। और मेरी खुसूसी तौर पर एंड में ख़वातीन से भी अपील होगी, अगर आपको बिरयानी
नहीं बनानी आती, तो इसलिए वो हमारे नंबर पे ना कॉल करें, हमारे बंदों को बिरयानी नहीं आती, सिर्फ इमरजेंसी हो तो हमें बर वक्त जरूर कॉल बिल्कुल। अल्लाह ताला सबको इस इमरजेंसी से महफूज रखे, लेकिन उन लोगों का ख्याल करें जिनको इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू को कॉल करनी होती है और आपकी कॉल की वजह से उन्हें परेशानी का सामना रहता है। डीजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके की उन्होंने फर्स्ट एड सीखनी है, उन्होंने वादा करना है आज कि वो आज उस ऐप पे जाके वो बामकसद उस टाइम को इस्तेमाल करेंगी और फर्स्ट एड ताकि आप कुछ सीख सकें, दूसरों को बता सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपने सुना आवाम के अपील एक ही की जा रही है, चाहे वो सीटीओ साहब थे, चाहे वो फिर हमारे साथ रेस्क्यू से डीजी साहब थे, कि अपनी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए, दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए कवानीन को आप लोगों ने फॉलो करना है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आप सभी लोग जानते हैं आज है जी 7 मई और 7 मई को वर्ल्ड एथलीट डे मनाया जाता है। एथलीट्स हम देखते हैं कि जी ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी रहती है, किसी भी फील्ड में अगर हम हों, जो एथलीट हैं वो ज़बरदस्त कारकर्दगी, हिम्मत का मुजाहरा करते हैं। और आज जो हमारे साथ मेहमान होंगे, बिलाशुबा उनकी कामयाबी, उनकी अपनी मिसाल आप है। नेशनल ट्रायल पाकिस्तान लाहौर में भी वो ज़बरदस्त मुजाहरा कर चुके हैं 400 मीटर हर्डल रेस में, और इसके साथ साथ इंडोर ट्रायल लाहौर 2021 में उन्होंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है। तो एथलीट्स को क्या वो सहूलियात दी जा रही हैं जो देनी चाहिए, इस पर गवर्नमेंट इनको कितना सपोर्ट कर रही है, इनके लिए प्लेटफॉर्म कितने मौजूद हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ अहमद रंधावा मौजूद हैं, अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम आपकी अचीवमेंट्स की तरफ तो आएंगे। आज के दिन को मनाना, लोगों को एथलीट्स जो हैं उनके बारे में बताना कितना ज़रूरी है। नॉर्मली हम क्रिकेट की बात सुनते हैं, फुटबॉल की बात सुनते हैं, जो ये गेम्स हैं इनमें ऑब्वियसली मेहनत भी बहुत डबल होती है, आपको ट्रेनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उस तरह से इनको जाना नहीं जाता, माना नहीं जाता। एग्री करते हैं आप? जी इसी तरह ही है, बिल्कुल। एथलेटिक्स जो है मदर ऑफ गेम्स है, तो एथलेटिक्स जो है बहुत ज़रूरी है, यानी किसी भी गेम के लिए, किसी भी गेम की बुनियाद होती है ये चीज़ें, आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं ये चीज़ें किसी भी खिलाड़ी को। आप फिट रहते हैं बेसिकली, और इसके अलावा इससे अवेयरनेस मिलेगी इस डे को मनाने से। जाहिर सी बात है इस डे के हवाले से सब में अवेयरनेस आएगी एथलेटिक्स के बारे में, और अगर इसी तरह यानी आगे होगा तो इसमें कुछ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं HEC स्पोर्ट्स गाला हुआ था दिसंबर 2021 में, अभी आल पाकिस्तान, उसमें मैंने 110 मीटर हर्डल में गोल्ड मेडल लिया है। उसके अलावा 400 मीटर में और 400 मीटर रेले में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड भी किया सर। कब से स्टार्ट किया आपने? जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल हो गए हैं, तो 4 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 4 साल का अरसा लगा आपको इस स्टेज तक आते हुए, कितनी ट्रेनिंग चाहिए होती है, कौन सिखाता है, प्लेटफॉर्म वो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको भी हम बताएं। मेरे कोच है राना सजाद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कोच मिले हैं मुझे, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो साहिवाल ट्रेनिंग करते रहे हैं, हत्ता के कोविड के दिनों में भी मेरे कोच ने हमें ट्रेनिंग करवाई है हमारे, तो उसी वजह से आज मैं इस मुकाम तक हूँ। तो एथलेटिक्स जो है वो रेगुलरिटी मांगती है, इसके बगैर आप एथलेटिक्स नहीं कर सकते। ये यानी ईद के दिन थे, तो ईद में भी ये था कि आप वार्म अप वगैरह तो करें, टच रहें, पंक्चुअल रहना पड़ता है आपको अपनी रूटीन के साथ, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे बताया कि माशाल्लाह आपने इतनी अचीवमेंट्स यहाँ तक पहुँचे, क्या ट्रेनिंग के हिस्से में क्या क्या चीज़ें रहती हैं अपनी फिटनेस के लिए? आपको अपनी रूटीन, डाइट, अपनी स्लीपिंग टाइम, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? जी डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी डाइट लें, और इसमें अभी रमज़ान में हमारा कैंप लगा हुआ था, तो हमें हुकूमत की तरफ से कैंप था, तो बड़ी अच्छी डाइट मिल रही थी, और हम रात को ट्रेनिंग करते थे। एथलीट्स की डाइट नॉर्मली होती क्या है? आप अपनी कुछ रूटीन? इसमें मुख्तलिफ होता है, यानी इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, तो उनके हिसाब से मुख्तलिफ डाइट्स होती है कि किसी को कार्ब्स चाहिए, किसी को प्रोटीन चाहिए, किसी को फैट फैट नहीं चाहिए, तो इसमें मुख्तलिफ इवेंट है, तो उस हिसाब से डाइट होती है मेंटेन। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिट रहना कितना ज़रूरी है एक एथलीट के लिए? फिट रहना, मैं कहता हूँ फिट रहने से बगैर आप मुश्किल कितना है मेंटेन करना, क्योंकि मतलब लोगों को, कुछ लोग बड़े फूडी होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं,
तो कभी आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है कि मतलब खाना इतना सारा पड़ा है लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग ही खाना है? जी, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से खाना खाएं, क्योंकि अगर आप ओवर डाइटिंग करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रही है। अभी कैंप था हमारा, वो इनकी रहाइश भी वो दे रहे थे, डाइट भी वो दे रहे थे और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। कोविड के बाद उन्होंने पहला कैंप लगा था, तो अभी मज़ीद इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं वो तो। सही। अच्छा जी, अब मुझे कुछ ये बता दें कि प्लान्स आपके फ्यूचर के क्या हैं, क्या आप आगे करना चाह रहे हैं? जी, अभी टूर था मेरा कज़ाकिस्तान का, तो वो कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था। अभी इंशाल्लाह दोबारा वो पोस्टपोन्ड हुआ है, अभी दोबारा इंशाल्लाह जाऊंगा, तो उम्मीद है वहाँ पर भी इंशाल्लाह बेस्ट करके आऊँ। उसके अलावा आगे आ रही हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ गेम्स हैं चाइना में, उसके लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो वो खेलने जाऊँगा इंशाल्लाह, वहाँ पर भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करके आऊँगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को, जो लोग ये फील्ड ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एथलीट्स बनना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना कि एथलेटिक्स जो है एक अच्छी गेम है, इससे आप गेम तो करते हैं, इसके साथ साथ आप फिट रहते हैं और फिटनेस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोई ना कोई गेम से टच रहें और इससे ही आपकी सेहत रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक, थैंक यू सो मच अहमद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक। आज ये वर्ल्ड एथलेटिक डे जो मनाया जा रहा है, इसका मकसद भी यही है कि कम से कम इन लोगों की जो कि मेहनत कर रहे हैं, खिदमात को सराहा जाए और इनको मज़ीद सहूलियात फराहम की जाए, जो कि प्रॉपर मकसद था आज के दिन का। बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर से शो में, और सेगमेंट्स शामिल करेंगे जिसमें सबसे पहले आपको बता देते हैं आज के भाव क्या हैं। ओपन मार्केट की तरफ चलेंगे, हमारे रिपोर्टर फाहद इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी फाहद, रेट्स बताइए आज के। बिल्कुल, आपको बताएं कि ईद उल फित्र के मौके पर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा कर दिया गया था, जिसमें से बेशतर जो सब्जियां हैं उनकी कीमत तो ग्राहकों की और जो खरीदार हैं उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर थी। जिसमें बात की जाए प्याज की, तो प्याज आम रूटीन के मुताबिक डबल रेट पर हो गया था, जिसके बाद जो प्याज है वो ईद के दिनों में 150 से 200 रुपये तक भी मिला है। मगर आज जो अगर प्याज की बात करें तो आज प्याज की कीमत 120 रुपये फ़ी किलो है। और बात की जाए अगर लीमू की, तो लीमू इस वक्त 1000 रुपये से ऊपर 1200-1300 इस कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है या मार्केट से मिल रहा है, जिसके बाद दुकानदारों का कहना है कि वो लीमू दुकान पर ला ही नहीं रहे, क्योंकि जो दुकानदार हैं वो जो खरीदार हैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाते हैं कि जब वो लीमू मांगते हैं तो वो उनको 50 या 100 रुपये के 2 या 3 लीमू उनको देना पड़ते हैं, जिसके बाइस वो लीमू ला ही नहीं रहे। आपको बाकी सब्जियों की कीमतें बताएं तो टमाटर जो है वो इस वक्त 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इस तरह से जो आलू है उसका रेट 25 से 30 रुपये फ़ी किलो, मगर ओपन मार्केट में वो 50 से 55 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर बात की जाए खीरे की, तो खीरा 60 से 70 रुपये। जिसके बाद जो लहसन है, लहसन की जो मार्केट है, जो मार्केट में रेट है वो इस वक्त 400 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि उसकी सरकारी नकनामे की उसकी बात की जाए तो 330 रुपये फ़ी किलो जो लहसन का रेट है। अदरक की भी बात की जाए तो अदरक का जो सरकारी रेट है वो 190 से 195 रुपये फ़ी किलो, जबकि ओपन मार्केट में उसको 200 से 250 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। अरवी की बात की जाए तो अरवी 90 रुपये फ़ी किलो, और इस तरह से भिंडी जो है वो 160-170 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही है। जबकि लीमू की बात की जाए तो लीमू का आपको हमने बताया कि 1000 रुपये से वो ऊपर लीमू की कीमत इस वक्त है। और मटर की बात की जाए तो मटर 200 रुपये से 250 रुपये के फ़ी किलो के दरमियान फरोख्त हो रहे हैं। दीगर सब्जियों में बात की जाए पालक की, तो पालक जो है वो 40 से 60 रुपये के दरमियान फरोख्त की जा रही है। गाजर की बात की जाए तो गाजर 160-170, चाइना की गाजर जो है वो इतने में फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका शिकवा करना है कि हम जो हैं मंडी से ही जो है महंगी सब्जी लेकर आ रहे हैं, जिसके बायस हमें यहाँ पर महंगी बेचनी पड़ती है, जबकि शहरी ये दुहाई देते नजर आ रहे हैं कि ईद के मौके पर चीज़ें सस्ती करने के बजाय उनको महंगा कर दिया जाता है। और जबकि अब तो ईद ख़त्म भी हो गई है और आज 2 रोज़ ईद के 2 दिन बाद आज आम दिन है, इसके अंदर भी जो सब्जियों की कीमतें हैं उसके अंदर उसी तरह से इजाफा है और वो कीमतें जो है वो मुस्तहकम नहीं हो रही, उनको कम किया जाए ताकि हम सुकून से जो अपने घर में खाना शाना पका सकें और जो मामलाती जिंदगी है उनको। थैंक यू सो मच। लीमू की कीमत वाकई सुन के बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। खैर, आम आदमी तो नहीं खरीद सकता, कोई भी नहीं बल्कि खरीद सकता। फाहद हमें बता रहे थे जी ओपन मार्केट के रेट क्या हैं। अब हम आपको बता देते हैं जी ज़ैनब शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो मीट रेट वहाँ पे क्या है। बीफ पर केजी आपको मिलेगा 749 रुपीज़ में। इसी तरह अगर आपने ख़रीदना है बीफ मिल, और ये आपको मिलेगा 935 रुपये किलो।
मटन पर केजी है 1793 और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1898 यानी 1900 रुपए किलो में तकरीबन। इसके बाद आज चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 326 रुपए में मिलेगी और इसका बना हुआ गोश्त 473 रुपए में यानी ऑलमोस्ट 500। एग रेट्स क्या है? सबसे पहले रिटेल प्राइस 150 रुपए, 150 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल पे जाएंगे 2 रुपए की बचत के साथ 148 रुपीज, 148 रुपए दर्जन। और अगर आप जाएंगे गोलमे पे तो गोलमे पे 149 रुपीज। मंडे को आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए मेहमानों के साथ, नए सेगमेंट्स के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।